बच्चों, ASZ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे जय प्रक्रम के बारे में और पोषण क्या होता है उसके बारे में। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे पोषण के प्रकार, कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं, पोषण के प्रकार में कौन कौन आता है और वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पोषण का प्रकार। क्या पढ़ना हम लोग का? पोषण का प्रकार। तो पोषण के प्रकार में सबसे पहले अगर इसको डिवाइड किया गया तो पोषण का जो प्रकार होता है वो दो भागों में बांटा गया। मतलब ये जो विभाजित किया गया कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है, एक को बोला गया स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। ठीक है, पहला का नाम क्या दिया गया? स्वपोषी पोषण। और दूसरे का क्या नाम दिया गया? विषमपोषी, विषमपोषी। ठीक है, विषमपोषी। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्वपोषी पोषण। फिर आगे चल के विषमपोषी पोषण के तीन भाग हो गए। कितने भाग? इसके आगे चलकर कितने भाग हो गए? तीन भागों में बांटा गया। अब तीन भागों में पहला जो आया वो मृतोपपोषी आया, मृतोपपोषी पोषण आया। ठीक है, दूसरा जो आया वो परजीवी आया। क्या आया? परजीवी पोषण आ गया। और तीसरा जो आया वो प्राणी समभोजी, तीसरा आया प्राणी समभोजी। ठीक है, तीन भाग इसके बांटे गए। फिर आगे चल के प्राणी समभोजी को तीन भागों में दोबारा से डिवाइड किया गया। इसको फिर से आगे चल के तीन भागों में बांटा गया। पहला जो भाग इसमें आया उसे बोला गया शाकाहारी। नाम आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, शाकाहारी, मांसाहारी। ठीक है, दूसरा इसमें आया मांसाहारी, दूसरा क्या आया? मांसाहारी। और तीसरा इसमें क्या आया? सर्वाहारी। ठीक है, तो ये आपके तीन भाग फिर से लास्ट में डिवाइड हो गए। इसके बाद पोषण का प्रकार खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण बोला जाता है कि स्वपोषी पोषण एक प्रकार का क्या होता है? स्व का मतलब होता है स्वयं, अपने आप से, और पोषी का मतलब होता है पोषण। ठीक है, मतलब जो जीव अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। अब ऐसे कौन से जीव हैं? तो आप बोलोगे प्लांट। क्या बोलोगे? प्लांट। मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं, कुछ वनस्पति, समुद्री और कुछ ऐसे भी जीव हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो जीव होते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। तो मेन हम लोग का टॉपिक है कि प्लांट के बारे में, प्लांट कैसे पोषण अपना बनाते हैं। तो ये वाला भाग हम लोग थोड़े टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है? स्वपोषी पोषण। बोला जाता है वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी, खनिज, लवण, ध्यान सुनिएगा, पानी, खनिज और लवण, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सरल अकार्बनिक पदार्थ को रूपांतरित करके एक भोजन का निर्माण करे, या अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक भोजन का निर्माण करे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण। ठीक है, अब स्वपोषी पोषण जो होता है वो कहाँ देखा जाता है? जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि एग्जाम्पल बताइए, जैसे तो आप बोलोगे हरे पौधे। ठीक है, हरे पौधे। ठीक है, मतलब जितने भी हरे पौधे होते हैं उनमें क्या होता है? स्वपोषी पोषण होता है। कुछ आपके समुद्री वनस्पति भी होते हैं, समुद्री वनस्पति। ठीक है, और एक जीव भी होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। ठीक है, मतलब नील हरित शैवाल। आप काई का नाम सुने होंगे, तो काई को ही नील हरित शैवाल बोला जाता है। ठीक है,
इतना समझ में आया? चलो अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है विषम पोषी पोषण। क्या पढ़ना है हम लोग को? विषम पोषी पोषण। ठीक है, विषम पोषी पोषण कहने का मतलब, विषम का मतलब होता है कि कोई दूसरा, ठीक है। पोषी का मतलब होता है पोषण, मतलब ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं। कहाँ रहते हैं? दूसरे पर निर्भर होते हैं। अच्छा, एक खास बात और, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या जो अपना उत्पादन खुद करते हैं, उसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं उत्पादक। ठीक है, या उत्पाद भी बोला जाता है। मतलब स्वपोषी पोषण को उत्पादक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चल सेम उसी प्रकार अगर विषम पोषी पोषण कहा जाता है कि वह जीव जो अपना भोजन दूसरे से ग्रहण करते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं। वो डायरेक्टली भी हो सकते हैं, इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में वो दूसरों पर निर्भर है। तो दूसरों पर जब निर्भर होंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि वो उपभोक्ता कहलाएंगे, मतलब दूसरे पर निर्भर है। तो विषम पोषी पोषण को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग उपभोक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। ठीक है, नाम याद रहेगा। चल, तो परिभाषा में क्या लिखोगे? पोषण की वह पद्धतियाँ जिसमें जीवित जीव रहने के लिए भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। जैसे वे हरे पौधे की तरह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। मतलब ये क्या करेंगे? जो हरे पौधे होते हैं उनकी तरह अपना भोजन नहीं बनाते। ठीक है, फिर आगे लिखा गया है विषम पोषी जीवों का जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी कार्बनिक पदार्थ ग्रहण करना पड़ता है। अब वो अलग अलग प्रकार के जीव होंगे और वो अपना भोजन दूसरे से क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। अब इतनी बात कहने के बाद इसके 3 भाग बटे हैं। कितने भाग? 3 भाग में बांटा गया है। अब 3 भाग में सबसे पहला भाग जो है वो मृतोपोषी है। अगर आप बात करो कि इनकी साइकिल कैसे चलती है, जैसे एक प्लांट होता है, तो प्लांट में जो प्लांट उगता है वो स्वयं से उगता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब इसीलिए इसको क्या बोला गया? प्रोड्यूसर, मतलब उत्पादक। क्या बोला जाता है? उत्पादक। ध्यान सुनिएगा, उत्पादक। ठीक है, अब उत्पादक अपने से उग तो गए, लेकिन अब ये जो हिरन है, डियर, ठीक है, जो हिरन है ये क्या करेगा? इस प्लांट को खाएगा अपने आप को जिंदा रखने के लिए। अब ये हिरन जो है इसको क्या करेगा? फॉक्स, लोमड़ी इसको खा सकता है। बच्चा कोई हिरन है तो उसको मार के क्या करेगा? वो खा जाएगा। अब दूसरी तरीके से जो लायन होता है, चीता, वो क्या करेगा? लोमड़ी को खा जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए, प्लांट का जो भी अवशोषी अंग था, जो भी इसके अंदर ऊर्जा रहा होगा, वो टाइगर के अंदर गया कि नहीं? तो इनडायरेक्टली तरीके से अगर बोला जाए तो टाइगर प्लांट को ग्रहण किया, लेकिन ये इनडायरेक्टली था। ठीक है, डायरेक्ट किसने ग्रहण किया? तो आप बोलोगे सर हिरन ने क्या किया? प्लांट को डायरेक्ट ग्रहण कर लिया। समझ में आ? चल, इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे? विषम बोला गया है, विषम पोषी पोषण के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार, मतलब 3 भागों में उसको बांटा गया है। प्राणी संभोजी, मृतोपोषी, परजीवी। ठीक है, अब आप आगे पीछे हो गया तो ऐसा नहीं है कि गलत हो गया। ठीक है, आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहला हेडिंग बोला गया है मृतोपपोषी या मृतपोषी। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी गले सड़े पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। मतलब जो चीज़ सड़ जाए या गल जाए या वो पहले से डेड हो, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीव को हम लोग कहाँ रखें? मृतोपोषी में रखा गया। ठीक है, इतना समझ में? जैसे बोला भी गया है कि जब कोई जीव अपना भोजन मृत तथा सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करता है और अपना जीवन यापन करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मृतोपपोषी। ठीक है, इतना समझ में आया? अब इसके बाद अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे, जैसे अगर आपसे पूछे कि जैसे एग्जाम्पल बता दीजिए, तो पहला नाम आपके जुबान पर होना चाहिए केचुआ।
सबसे पहला नाम क्या नाम बताओगे? केचुआ। फिर आप क्या बताओगे? मशरूम। क्या बताओगे? मशरूम। फिर उसके बाद क्या बताओगे? ईस्ट और इत्यादि आदि कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये इमेज बना भी है। ठीक है, ये आपके इमेज इस साइड कोने में है, आप देख भी सकते हो। अब ऐसा क्या होता है जो ये सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं? तो इनमें क्या होता है, जो चीज़ सड़ जाते हैं या मृत शरीर होते हैं उनके बॉडी पर कैल्शियम, ठीक है, आयरन, मैग्नीशियम, मतलब ऐसे ऐसे मिनरल पाए जाते हैं जो इनकी बॉडी को जीवित रखता है। ठीक है, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, ये सब जो होते हैं फास्फेट, इनको क्या होता है, प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात आप एक्स्ट्रा में करके नोट करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा में करके क्या नोट करेंगे कि केचुआ जो होता है, केचुआ जो होता है, इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र। ठीक है, क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र। दूसरा बोला जाता है कि ये प्रकृति का भी मित्र है। किसका? प्रकृति का मित्र भी कहा जाता है, मतलब दोनों के मित्र कहे जाते हैं। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसानों का मित्र कहे जाने का रीज़न ये है कि जब आप किसी सॉयल, मृदा जो होती है, मृदा, ध्यान सुनिएगा, जो मृदा होती है, अगर उस मृदा की फर्टिलिटी, ठीक है, उर्वरकता, अगर उर्वरकता क्या हो गई, कमी आ गई, तो उस कंडीशन में केचुआ को उसके अंदर छोड़ देंगे तो उर्वरकता की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। दूसरी बात कि प्रकृति का मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सड़े गले पदार्थ को डीकम्पोज करके, सड़ाकर उसे एक अच्छे मटेरियल में चेंज कर देते हैं। मतलब वातावरण में जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनको क्या कर देता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, समझ में आया? चल आगे हम लोग बात करेंगे परजीवी पोषण। किसके बारे में? परजीवी पोषण के बारे में। परजीवी का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी अन्य जीव से प्राप्त करते हैं, मतलब दूसरे पर आश्रित हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन फर्क क्या होगा कि ये जीव बिना, जो होस्ट ऑफ द बॉडी, जिन पर निर्भर होते हैं, स्रोत जिस पर होता है उनका भोजन का, उन्हें बिना कोई हानि पहुंचाए, समझ में, बिना उनके हानि पहुंचाए उनसे अपना भोजन प्राप्त कर लेंगे। जैसे हम लोग के बाल में क्या होते हैं, जू पड़ते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है, कोई हानि नहीं होता, बस यहाँ क्या करते हैं, रेंगते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, बाद में बाल क्या होता है, खराब हो जाता है। लेकिन मेन तरीके से देखा जाए तो जो जू पाए जाते हैं वो क्या होंगे, आपके होस्ट ऑफ द बॉडी पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आप देखेंगे केचुआ नहीं, जोंक देखे हैं, जो गांव में भैंस होती है उनके ऊपर क्या होते हैं, चपक जाते हैं, उनसे खून लेते हैं। ठीक है, ऐसा खून लेकर फिर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भैंस क्या होती है, बीमार तो होती नहीं है। ठीक है, दोनों कंडीशन में देखा जाए तो ये क्या होते हैं, उनसे सिर्फ भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, अब जैसे बोला गया है, वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होकर भोजन तथा आवास प्राप्त करते हैं, परजीवी जंतु कहलाते हैं। मतलब ऐसे जीव जो दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखेंगे, बिना उन्हें कोई भी हानि पहुंचाए। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। जोक यहाँ पर लिखा गया है, जैसे ये क्या है, कसकूटा, ठीक है, सैंडल प्लांट। तो ये प्लांट कुछ होते हैं, कसकूटा यहाँ पर देखो लिखा गया ना, कसकूटा, खटमल, लीक जो आपके ढील होते हैं, और जोक। ठीक है, ऐसे कंडीशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट याद रखोगे, प्लाज्मोडियम जो होता है वो मादा मच्छर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मादा मच्छर में। तो मादा मच्छर क्या करते हैं, आपकी बॉडी को वहाँ से खून सक करते हैं,
तो प्लाज्मोडियम नाम का ये जो होता है प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। ये करता क्या है, आपकी बॉडी में ब्लड के साथ, ध्यान सुनिएगा, ब्लड के साथ, रक्त के साथ क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और ये डायरेक्ट जो आपकी बॉडी में आरबीसी होता है उनको ये लगते हैं खाने, क्या करते हैं, खाने लगते हैं। ठीक है, तो इससे आपकी बॉडी में क्या होता है, थोड़ा कमज़ोर हो जाती है बॉडी, लेकिन ये क्या करते हैं, वहाँ से अपना भोजन क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही डंक करेंगे वहाँ पर क्या करेंगे, उनसे आप ब्लड हमारी बॉडी से प्लाज्मोडियम करके निकाल लेंगे, और ये सिर्फ मादा मच्छर में देखा जाता है। ठीक है, और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग प्राणी समभोजी। देखिए बहुत सिंपल सा है, प्राणी समभोजी मतलब ऐसे जीव जो दूसरों पर निर्भर तो होते हैं, लेकिन जो अपना भोजन, इसमें ऐसे जीव को रखा गया जो अपना भोजन जटिल, क्या होते हैं, जटिल कॉम्प्लेक्स फूड से लेते हैं और उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरलतम रूप में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी को ऊर्जा देते हैं। तो लिखा क्या गया है कि यह एक प्रकार का विषमपोषी पोषण है जो ठोस, लिखा है ठोस या तरल पदार्थ के रूप में जटिल कार्बनिक पदार्थों को सेवन में शामिल करते हैं, और ये सेवन में शामिल करने के बाद ये इसको बदल देते हैं सरलतम रूप में या सरल में। ठीक है, सरलता रूप में परिवर्तित करने के बाद ये अपनी बॉडी में क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। जैसे इसका आपका एग्जांपल अगर कोई पूछे कि जैसे क्या एग्जांपल दें हम लोग, जैसे में, तो आप बोलोगे मानव, क्या बोलोगे, मानव, और दूसरा क्या बोलोगे, जीव जंतु, मतलब जितने भी जीव जंतु होते हैं, मानव और बड़े जीव जंतु जो होते हैं उनको प्राणी समभोजी में रखा गया है। ठीक है, आगे चल के विषमपोषी पोषण के 3 भाग में बांटा गया था। फिर इसी प्राणी समभोजी, यहाँ पर लिख लीजिएगा, प्राणी समभोजी, प्राणी समभोजी विषम पोषण को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो 3 भागों में कौन कौन से भाग हैं, तो पहला भाग है शाकाहारी। शाकाहारी का मतलब वे जीव जो सिर्फ हरे पौधे ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे क्या, डियर, खरगोश, मतलब हिरन, खरगोश, यहाँ पर लिखा गया गाय, भैंस, हिरन, हाथी, ये सब क्या है, शाकाहारी जीव हैं। उसी तरीके से आपसे मांसाहारी जीव के बारे में पूछेगा, तो मांसाहारी जीव कौन से, मतलब ऐसे जानवर जो क्या है, मीट खाते हैं, मांस खाते हैं। जैसे में क्या, अब यहाँ पर जैसे लिखा नहीं है तो आप क्या बोलोगे, लायन, शेर। ठीक है, शेर जो होता है क्या करता है, सिर्फ मीट खाता है। फॉक्स, लोमड़ी, ओल, ठीक है, चीता, ये सब क्या करते हैं, सिर्फ मांस खाते हैं। अब सर्वाहारी, सर्वाहारी कहने का मतलब ऐसे जीव जो दोनों, मतलब आपके मीट भी खाएंगे, ग्रीन प्लांट भी खाएंगे, दोनों जो खाते हैं उन्हें कहाँ रखा गया, सर्वाहारी में। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि वो जानवर क्या होगा, मीट भी खा रहा है और ग्रीन ग्रास भी खा रहा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप क्या बताओगे, भालू, क्या बताओगे, भालू। ठीक है, भालू बोल लो, बिल्ली बोल लो। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, आपके सर्वाहारी जीव होते हैं। समझ में आया। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, पोषण के प्रकार पढ़े। आई होप कि पोषण का प्रकार आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे पोषण, पौधों में पोषण। जैसे आपको 2 टॉपिक पढ़ाया जाता है। ठीक है, एक पौधों में पोषण और एक आपको जीवों में पोषण। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पौधों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पौधों में पोषण किस तरीके से होता है। ठीक है, पौधों में पोषण किस तरीके से बांटा गया है, क्या प्रक्रिया है, कौन है जो इसको पूरा करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, पौधों में पोषण कैसे होता है। ठीक है, तो पौधों में पोषण की प्रक्रिया जो होती है, नॉर्मल अगर आप बात करें तो जो प्रक्रिया होती है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अभी बात करेंगे हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ठीक है, परेशान नहीं होइएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, पौधों में जो पोषण की प्रक्रिया होती है, यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है,
पूरा होता है पोषण, तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन मार देगा, पौधों में पोषण की प्रक्रिया किसके द्वारा होता है, तो आप बोलोगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। चलिए ठीक है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि खाना कौन बनाता है, बनाने का जरिया कौन है, तो आप बोलोगे मम्मी, ठीक है। लेकिन मदद कौन करता है, उसमें मदद कौन करता है, तो आप बोलोगे हम लोग भी मदद करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो पौधों में पोषण बनाने की प्रक्रिया होती है उसमें सहायता करने का योगदान कौन होता है, तो आप बोलोगे क्लोरोफिल। पहला नाम क्या लिखोगे, क्लोरोफिल, ठीक है। और दूसरा नाम क्या लिखोगे, सूर्य का प्रकाश। दूसरा क्या नाम लिखोगे, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। दो नाम आप लिखोगे, एक पहला क्लोरोफिल और दूसरा सूर्य का प्रकाश। इतना समझ में आया। अब क्या होता है एक्चुअल में, अगर पौधों में पोषण की प्रक्रिया हो रही है तो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, हेल्प उसमें कौन कर रहा है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। लेकिन एक प्रश्न पूछा जाता है कि पौधों में पोषण की प्रक्रिया के दौरान कच्चा माल किसे कहा जाता है। तो पौधों के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि ये जो ग्रीन प्लांट दिख रहा है ना, तो ग्रीन प्लांट के जड़ों से, कहाँ से, जड़ों से H2O जल को खींचा जाता है। तो पहला जो कच्चा माल है वो हुआ जल, वो क्या हुआ, जल, ये समझना। फिर उसके बाद बाहर ऊपर वातावरण से क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया जाता है। तो दूसरा कच्चा माल हुआ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये आपके मेन हैं, ये आपके दोनों क्या हैं, मेन हैं। मतलब कच्चा माल मेनली मुख्यतः तौर से दो ही होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको और लिखना है तो आप इन दोनों का भी नाम लिख सकते हो। पहला क्लोरोफिल, पहला क्या लिखोगे, क्लोरोफिल, और दूसरा क्या लिखोगे, सूर्य का प्रकाश। ये दोनों भी कच्चे माल में ही आते हैं, सूर्य का प्रकाश, ये दोनों भी आप लिखोगे, ठीक है। जब आपका मार्क्स 2 नंबर से अधिक का पूछेगा तब, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग को। चलो आगे हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। अगर आपसे नॉर्मली क्या पूछा जाए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, देखो अलग अलग बुक में अलग अलग परिभाषा दिया गया है प्रकाश संश्लेषण का। जैसे नॉर्मली एज अ कंडीशन में बोला जाए कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, प्रकाश संश्लेषण एक तरह का ग्रीन हरे पौधे में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब बोला क्या गया कि अकार्बनिक पदार्थ, जैसे अकार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, H2O हो गया, मतलब इन दोनों का प्रयोग करके कार्बनिक पदार्थ बना देते हैं, जैसे ग्लूकोज, अभी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और दूसरी बात कहा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल इन्हीं दोनों का उपयोग कर रहे हैं ना, तो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया क्या होता है कि सनलाइट प्रकाश, सूर्य की प्रकाश, और क्लोरोफिल, ग्रीन जो पत्तों में ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाकर उत्पाद में ग्लूकोज और वाटर और ऑक्सीजन बनता है, तो उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल बोला क्या गया है कि हरे पौधे या कुछ जीवों द्वारा उपयोगी किए जाने वाली, ध्यान सुनिएगा, वह प्रक्रिया है जो अपना भोजन तैयार करने के लिए सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, पानी का उपयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो आप क्या बोल रहा है ये कि जब प्रकाश संश्लेषण का तब प्रक्रिया होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से सुनो, CO2 जब पानी के साथ मिलता है, किसके उपस्थिति में, तो उपस्थिति वाला एरो के बाहर लिखोगे, ठीक है। तो किसके उपस्थिति में पूछा गया है, तो आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे, सूर्य का प्रकाश, सूर्य ऊपर लिखोगे, सूर्य का
प्रकाश इसकी उपस्थिति में, और दूसरा क्या बोलोगे, क्लोरोफिल जो पत्तों में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। इन दोनों के उपस्थिति में जब आपके पास ग्लूकोज बनता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, ठीक है। कभी कभी H2O नहीं दिया रहता तो इसका मतलब रिएक्शन गलत नहीं है, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज, ये क्या है, तो इसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे ग्लूकोज, या तो ये कह सकते हो ये ग्लूकोज का फार्मूला है। क्या है, ग्लूकोज का फार्मूला है। अब देखो परिभाषा देना है तो कितनी तरीके से हम लोग परिभाषा दे सकते हैं ना। इसमें परिभाषा देखो देने के तरीके, आपको इतना तो आप लिख लोगे, फोटोसिंथेसिस परिभाषा लिखा ही है। अब मान लो कि कभी भी रासायनिक परिभाषा आ गया लिखने के लिए, तब क्या होगा, तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे कि जब हरे पौधे, ध्यान सुनिए, जब हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पूरा लिखोगे और जल दोनों से मिलकर उत्पाद में उत्पाद में ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन का, ये जो तीनों लिखा गया है, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। क्या लिखोगे, निर्माण करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और एक मैंने दूसरा परिभाषा बताया कि अकार्बनिक पदार्थ, देखो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, ये जो CO2 और H2O है ना, ये आपका क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। ये क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये कैसे है, अकार्बनिक पदार्थ है। लेकिन जब ये ग्लूकोज जो बना है ना, ये क्या है, तो आप बोलोगे कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है। अब आपके पास दिमाग में क्या आएगा सवाल कि एक्चुअल में कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको जवाब तो पता होना चाहिए। तो जवाब पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कार्बनिक पदार्थ कमेंट में पूछेंगे कि कार्बनिक पदार्थ क्या होता है। अगर आप कमेंट में पूछोगे तो अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा, इसे बताऊँगा, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जैसे अब प्लांट में, ध्यान सुनो, प्लांट में क्या किया है हम लोग, ये प्लांट दिख रहा है, ग्रीन प्लांट एक गमले में दिख रहा है ना। तो प्लांट जो भी होते हैं ऐसे कंडीशन में जो CO2 है, ध्यान सुनो, जो CO2 है उसे हम लोग वातावरण से पत्तों के द्वारा पत्तों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है, ठीक है। रंध्र भी आगे आएगा, ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो रंध्र के द्वारा क्या होता है, अवशोषित किया जाता है, ठीक है। मतलब इनको हम लोग को बॉडी में, जैसे हम लोग की बॉडी में नहीं, प्लांट के बॉडी में जो CO2 होता है वो पत्तों द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो इसका मतलब है कि जो CO2 है वो कहाँ से मिल रहा है, वातावरण से। दूसरा H2O, तो H2O जो होता है, पानी जो जल होता है, वो आपके रूट के द्वारा मिलते हैं। किसके द्वारा, रूट, जो जड़ होता है उसके द्वारा मिलता है। इतना समझ में। अब ध्यान सुनो, अब बचा सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश भी पत्तों द्वारा ही एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। किसके द्वारा, पत्तों के द्वारा ही। उसमें क्या होता है, रंध्र होते हैं। अब रंध्र क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब ध्यान सुनो, हम लोगों को CO2 मिला, H2O मिला, सूर्य का प्रकाश सन से ही मिल गया, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ऑलरेडी ग्रीन प्लांट में। अब ये जब चारों मिलते हैं
तो इनके अंदर ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का। समझ में आया? ग्लूकोज का निर्माण होगा और ऑक्सीजन, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि प्लांट में से ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलता है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है तब। और जब पानी की अधिकता हो जाए प्लांट में तो वहाँ से क्या होता है? H2O भी बाहर निकलता है। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलो, तो अब इसके आगे हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। मतलब जो प्लांट में प्रकाश संश्लेषण हुआ है तो उसका कोई स्टेप होगा। जैसे आप खाना खाते हो तो आपकी बॉडी में खाना खाने का भी एक तरीका होता है। आप क्या करते हैं? पहले मुंह बाते हो, फिर हाथ अंदर जाता है, फिर क्या कहते हैं हम लोग चबाते हैं, पेट में जाता है, फिर बाहर निकलता है। तो एक प्रक्रिया है ना कि पहले ही बाहर निकल जाता है बिना खाए, ऐसा नहीं होता ना। चलो, तो वो स्टेप बाय स्टेप क्या है देखेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः 3 चरणों में बांटा गया है। पहला क्या है? तो पहला बोला गया, देखो नाम दिया है पहला, क्लोरोफिल। यहाँ दिखा ना, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश का जो ऊर्जा होता है, जो प्रकाश होता है उसको पत्तों द्वारा सबसे पहला स्टेप है अवशोषित करना। क्या करना? उसको अवशोषित करना या खींच लेना। ठीक है, क्या करना? खींच लेना। ठीक है, दूसरा स्टेप बोला गया है कि जो प्रकाश ऊर्जा हम लोग खींचे हैं, एब्जॉर्ब किए हैं, उसकी मदद से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। मतलब केमिकल रिएक्शन, यही जो रिएक्शन है ना, यही केमिकल रिएक्शन उसमें क्या होता है? भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। ऐसे कंडीशन में पानी का विखंडन, जो पानी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा यहाँ पानी है ना, तो पानी का विखंडन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित होता है। मतलब कहने का कि जो H2O होता है उसको H2+O2 में टूट जाता है। तो प्रश्न कभी कभी ये भी आता है कि ऑक्सीजन जो मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जल से टूट के अलग होता है। तो आप क्या बताओगे? जल से टूट के अलग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए हाइड्रोजन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना। मतलब जो इसमें हाइड्रोजन निकला है वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलने के बाद ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर लेता है और प्लांट में जो ग्लूकोज जरूरत होती है उन्हें क्या मिलता है? प्रॉपर ग्लूकोज मिल जाता है। समझ में आया? किसके बारे में? रंध्र के बारे में। देखो, प्लांट में रंध्र जो होता है 2 प्रकार से पाए जाते हैं, एक ओपन, एक क्लोज्ड। मतलब स्टोमेटा ओपन मिलेगा, मतलब खुला रंध्र आपके पास मिलेगा, खुला रंध्र। आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। ठीक है, खुला रंध्र, और एक होगा आपको क्लोज, मतलब बंद रंध्र। ठीक है, अब ध्यान सुनना। देखो बच्चों, अगर आपको पीडीएफ का लिंक चाहिए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, वहाँ से आपको पीडीएफ डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके क्या करेंगे? फेयर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं रंध्र के बारे में। तो रंध्र में पहले हम लोग फिगर की बात करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि रंध्र होता क्या है, रंध्र में क्या काम होते हैं, रंध्र के मेन फंक्शन क्या होते हैं ना। तो सबसे पहले एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल का मतलब होता है, हिंदी में भी एपिडर्मल कोशिका बोला जाता है। ठीक है, सेल को हम लोग क्या बोल देंगे? कोशिका। अब देखो, ये जो कोशिका होती है वो सबसे बाहरतम, जो सबसे बाहर का होता है, मतलब स्टोमेटा के बाहर की बात हो रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मल कोशिका। क्लोरोप्लास्ट, ध्यान सुनो, क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में भी उसको क्लोरोप्लास्ट ही बोला जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, तो ये ग्रीन कलर का जो है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, जो ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं स्टोमेटा में, यही आपके क्लोरोप्लास्ट है। दूसरा, आउटर थिन वॉल, जो ये शेप दिखाई दे रहा है काजू की तरह, ये काजू की तरह शेप दिखाई दे रहा है ना, ये काजू के शेप के बाहर वाले वॉल को बोला जाता है बाहर की वॉल। ठीक है, बाहरी वॉल। ठीक है, और अंदर वाले वॉल को क्या बोला जाता है? इंटरनल, आंतरिक
दीवार, ठीक है। आंतरिक वॉल और बाहरी, मतलब आंतरिक और बाहर दोनों आपके दीवार है, वहाँ पर वॉल है, ठीक है। दूसरा वैक्यूल्स, क्या नाम दिया गया है? वैक्यूल्स। अगर आप क्लास 9th में पढ़े हो तो वैक्यूल्स दोनों सेल में पाए जाते हैं, छोटे और बड़े आकार में। वैक्यूल्स का मतलब होता है वायु कोप भी बोला जाता है, ठीक है, राजधानियाँ भी बोला जाता है। तो हम लोग वायु कोष लिख लेते हैं पहले, वायु कोष, ठीक है। राजधानियाँ भी बोला जाता है। वायु कोष का मतलब होता है खाली स्थान, वहाँ पर स्टोरेज का भी काम होता है। मेन का क्या काम होता है? स्टोरेज का। अब वहाँ पर वेस्ट भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है, तो वो उनके ऊपर डिपेंड होता है कि किस चीज़ का स्टोरेज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गार्ड सेल। देखो गार्ड सेल कौन से? जो ये काजू लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, काजू लाइक दोनों साइड काजू लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उन्हीं को हम लोग गार्ड सेल बोलते हैं। हिंदी में इनका नाम द्वार कोशिका है। क्या है? द्वार कोशिका। क्या नाम है? द्वार कोशिका, ठीक है। द्वार कोशिका एक्चुअल में करते क्या काम है द्वार कोशिका का? तो जो ये स्टोमेटल पोर होते हैं, जो आपके रंध्र के छिद्र होते हैं, उनका ये सुरक्षा करते हैं। एज ए नॉर्मल बात करें तो क्या होता है, राजा महाराजा के गेटों पर क्या होते हैं? द्वारपाल खड़े होते हैं ना, तो द्वारपाल क्या करते हैं? ऐसे आपके चाबू लिए रहते हैं, बंद कर देते हैं कि कोई अंदर नहीं जाएगा बिना उनके परमिशन के। तो ये भी क्या होते हैं, बिना इनके परमिशन के कोई चीज़ अंदर जा रहा है बाहर, तो ये सुरक्षा करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेम न्यूक्लियस, केंद्रक के बारे में आप जानते ही हो। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। तो केंद्रक क्या करता है? सेल डिवीज़न, मतलब 1 से 2 के विभाजन में भाग लेते हैं। मतलब अगर सेल एक नष्ट हो गया तो दूसरा बन जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। किसके कारण? केंद्रक के कारण। ये पोर है, ये क्या है? छिद्र है, ठीक है। इसमें भी सेम गार्ड सेल है। फर्क क्या है दोनों में? दोनों फिगर में फर्क क्या है कि इसमें जो स्टोमेटल पोर, जो छिद्र है, वो खुला हुआ है, लेकिन इसमें देखो बच्चों, इसमें क्या है? ये बंद है। ये क्या है? बंद है, क्लोज्ड है। बाकी फिगर में कोई चेंजेस नहीं है। अब ओपन क्लोज की बात करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? तो हम लोग पीछे ही बात किए थे कि ये सनलाइट को भी एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी अवशोषित करता है। तो इसका मतलब है अवशोषित करने के लिए द्वार तो खुलने चाहिए। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि रंध्र क्या होता है, तो आप बोलोगे पत्तों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र कहा जाता है। रंध्र कहा जाता है, ठीक है। छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। अब ये जो रंध्र होता है, अगर रंध्र का आपसे क्या पूछे? कार्य पूछे। क्या पूछे? कार्य। तो जब कार्य पूछेगा तो आप कार्य में क्या बताओगे? तो पहला लिखोगे सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग? अवशोषण। मतलब पहला इसका काम है अवशोषित करना, ये पहला काम हो गया। दूसरा इसका काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को भी अवशोषित करना। तो यहाँ से दूसरा इसका काम लिखोगे CO2 को अवशोषण करना, या CO2 का लिखना, तो CO2 का अवशोषण करना, ठीक है। मतलब इसको भी क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसका काम क्या है? O2 को रिलीज करना। मतलब O2 को इसी पोर के द्वारा O2 को बाहर निकालना, ठीक है। मतलब O2 इसी से क्या होता है? बाहर रिलीज होता है, जो हमारे दैनिक जीवन में क्या करता है? काम कर लाते हैं हम लोग उसको। फिर उसके बाद मान लो प्लांट में आप जड़ों में पानी ज़्यादा दे रहे हो,
तो उस कंडीशन में जब फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो पानी की मात्रा को वाष्प बन के ऊपर की ओर उठा देता है। तो यहाँ पर लिख लोगे वाष्पोत्सर्जन करना, वाष्पोत्सर्जन करना। ठीक है, मतलब यदि पानी की मात्रा पौधों में ज़्यादा हो गया तो उसको भी क्या करना, वाष्प बना के ऊपर बाहर की ओर निकाल देना। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग। आगे हम लोग का टॉपिक है जाइलम और फ्लोएम। मेन क्या पढ़ना है हम लोग को, जाइलम और फ्लोएम। एक चीज़ आपने नोटिस नहीं किया होगा, यहाँ पर देखिए कि जब पौधों में खाना बनता है तो वो कहाँ बनता है, तो आप बोलोगे लीफ में। कहाँ बनता है, लीफ में, पत्तों में खाना बनता है। एक्चुअल में खाना कहाँ बनता है, पत्तों में। ठीक है, तो जड़ से पानी उठकर पत्तों में किसके थ्रू जाता है, या खाना बनने के बाद पत्तों से बाकी अदर पार्ट में वो कैसे जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपके दो नाम आते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम की बात करते हैं और फ्लोएम की बात करते हैं। देखो यहाँ पर नॉर्मली जाइलम की बात की जाए तो जाइलम क्या करता है, मेन उसका काम होता है पौधों में जल का परिवहन करना। क्या करना, जल का परिवहन करना। और फ्लोएम का मेन काम होता है, फ्लोएम का मेन काम क्या होता है, भोजन का परिवहन करना। भोजन का परिवहन करना। अब ध्यान सुनो, मेन काम तो समझ में आ गया कि जो प्लांट होते हैं, जो आपके प्लांट होते हैं, उनको जड़ों से पत्तों तक पानी कौन लेके जाता है, तो आप क्या बोलोगे, जाइलम। क्या बोलोगे, जाइलम। ठीक है, नाम क्या लिखोगे, जाइलम। और खाना बनने के बाद, पत्तों में खाना बनने के बाद वो वापस अन्य भागों में भोजन को कौन लेके जाता है, तो आप क्या बोलोगे, फ्लोएम। क्या नाम बोलोगे, फ्लोएम। इतना क्लियर है। चलो अब ध्यान सुनो, जो पत्ते होते हैं, ऐसे समझिए कि आपके घर में अगर खाना बन रहा है तो उसको नॉर्मल भाषा में आप कहते हो वो मेरे घर का किचन है, वो मेरे घर का क्या है, किचन है। तो बोला जाता है पौधों में रसोइया घर किसे कहा जाता है, पौधों का रसोइया घर किसे कहा जाता है, तो आप बोलोगे पत्तों को कहा जाता है। पौधों में रसोइया घर किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, पत्तों को कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें फिगर में बात करते हैं कि फिगर ये किस चीज़ का है। तो आप पत्ता देखे हो, एक पत्ता लो, उसे बीच से कट कर दो। जैसे एक पत्ता लो और पत्ता को देखो ऐसे, पहले पत्ता बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, और पत्ता को बीच से काट दो। काटने के बाद ये पीछे वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है, ये आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान देखो, जो मिड वाला जो बीच में है, इसी सेक्शन में दो भाग बांटा जाता है। इसी में कितने भाग होते हैं, दो भाग। एक को फ्लोएम और एक को जाइलम बोला जाता है। वास्कुलर बंडल होता है, एक बंडल वाहकी बंडल होते हैं, उसी बंडल में एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। और जाइलम फ्लोएम का काम आप जानते हो। और इससे ज़्यादा अगर आप पढ़े हो, क्लास 9 में इससे ज़्यादा टॉपिक पढ़ाया जाता है कि जाइलम फ्लोएम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनमें कैसे सेल पाए जाते हैं, इनका कार्य क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको याद रखना है कि पौधों में जल का परिवहन जाइलम और भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। ठीक है, ये दो लाइन आप याद रखोगे। अगर और भी याद रखना है तो ये भी बोल सकते हो कि जाइलम जो होता है वो एक डायरेक्शन में चलता है, 1, और फ्लोएम जो होता है वो 2 डायरेक्शन में या यूनी डायरेक्शन में चलता है। ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं। अब ये जो पत्ता है, इसमें क्या होता है, मेन वाले रिब में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, और बाकी जो अदर पार्ट होता है ग्रीन कलर का दिखाई देता है, उसे हम लोग लेमिला, हिंदी में भी लेमिला ही बोलते हैं। ठीक है,
और दूसरी बात, एक है वेन, यहाँ पर लिखा है ना वेन, वेन का मतलब होता है सीरा। सीरा पत्तों में मेन ब्रांच के अलावा, पत्तों का जो मेन टहली होती है पत्तों के अंदर जो मेन होता है, उसके अलावा बहुत सारे शाखाएं उसमें ऐसा लगता है निकला रहता है। तो वो पत्तों को स्ट्रेट मतलब सीधा रखने के लिए होता है, ठीक है। उनकी ये जो पत्ते हों वो क्या हों, स्ट्रेट बने रहें, सीधा, वो इसलिए पाए जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो सर्कल काटा गया है, एक छोटा सा सर्कल को जूम करके जब देखा गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया काटने के बाद जब जूम करके उसमें देखा गया तो कुछ इस विशेष प्रकार की संरचना आई, ये नीचे वाली संरचना, ठीक है। अब इस संरचना में आपको यही लिफ के अंदर देखा गया है, तो सबसे मेन पढ़ना है ये वैक्स, क्यूटिकल वैक्स। क्या पढ़ना है, क्यूटिकल वैक्स का मतलब होता है मोम, ठीक है। तो एक्चुअल में मोम की बात करो, क्यूटिकल मोम की, तो आप पत्ते को एक पत्ता लीजिए, उसको आप दोनों तरफ से रफ करिए, तो आप महसूस क्या करेंगे कि पत्ते के ऊपरी वाला हिस्सा कैसा होता है, स्मूथ होता है। कारण ये है कि स्मूथ होने का कारण ये है कि ये जो क्यूटिकल मोम मतलब क्यूटिकल वैक्स जो पाया जाता है वो पत्ते के ऊपरी सतह पर मैक्सिमम होता है। अब आपसे प्रश्न दिमाग में ये बनेगा कि ये मोम पत्तों के ऊपर पाया जाता है मैक्सिमम, नीचे क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि जो पत्ते होते हैं पौधों में, उस पर जब सनलाइट गिरता है तो स्मूथ सरफेस होने की वजह से जितना लाइट गिरता है वो सब के सब रिफ्लेक्ट होके चले जाते हैं। इससे वाटर का जो वाष्पन होता है, ठीक है, वो कम होता है। तो ये क्या करता है, क्यूटिकल वैक्स क्या करता है, पानी का जो वाष्पीकरण होता है इसी का कम कर देगा। मतलब पानी का जो वाष्पीकरण होता है उसी को क्या कर देगा, कम कर देगा। वाष्पोत्सर्जन को क्या करेगा, कम कर देगा, ठीक है। अपर एपिडर्मिस मतलब ऊपरी वाला एपिडर्मिस लेयर है, पूरा भाग को क्या बोला गया है, ऊपरी लेयर। फिर यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट हम लोग जानते हैं, ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट होता है, उसी के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। एयर स्पेस मतलब एयर स्पेस का मतलब वायु कोश ही होता है, वायु कोश, ठीक है। वैक्यूल्स रसधानियाँ। गार्ड सेल द्वार कोशिका मैंने बताया ही है, द्वार कोशिका जो सुरक्षा करता है रंध्र का, ठीक है। लोअर एपिडर्मिस मतलब पत्ते का निचला वाला सतह, ठीक है। इतना समझ में आया? चलो अब इसके बाद हम लोग को टॉपिक पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। अगर प्लांटों में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो उसकी क्रियाविधि होगी, मतलब कब होगा, कैसे होगा। तो नॉर्मली तरीके से हम लोग जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाश का संश्लेषण या भोजन बनता है पौधों में, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप जानते हो कि जो पौधे होते हैं, कुछ पौधे कहाँ रखे जाते हैं, घर के अंदर भी रखे जाते हैं, वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो उनको प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश मिलता कैसे है, भोजन कैसे बनाता है। तो ये मैकेनिज्म करने के लिए क्या हुआ, 2 क्रियाविधि बताई गई हैं। कितने क्रियाविधि? 2। पहला विधि बताने वाला जो था वो हिल था, ठीक है, रॉबर्ट हिल नाम था। हिल एक साइंटिस्ट का नाम है, ये हिल क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। और हिल के नाम पर ही रॉबर्ट हिल रिएक्शन, हिल अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक है। हिल एक साइंटिस्ट है, रॉबर्ट हिल, ठीक है, उन्हीं के नाम पर ही ये पहला मैकेनिज्म बना है। तो पहला वाला जो है मैकेनिज्म वो हिल ने दिया है, इसलिए इस मैकेनिज्म को हिल अभिक्रिया कहा जाता है, हिल अभिक्रिया कहा जाता है। अब हिल अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया जो होती हैं दोनों में पौधों में खाना ही बनता है, लेकिन हिल अभिक्रिया कहता है कि खाना तभी बनेगा जब सूर्य का प्रकाश, ध्यान सुनना, सूर्य का प्रकाश उपस्थित हो। क्या हो? उपस्थित हो, प्रेजेंट हो। तो उस कंडीशन में खाना कौन बनाएगा? तो बोलोगे उस प्रेजेंस में खाना कौन बनाएगा, हेल्प कौन करेगा? तो आप बोलोगे ग्रीना। देखो आप बोलोगे सर आपने तो क्लोरोफिल पढ़ाया है, तो क्लोरोफिल देखो यहाँ पर ये क्लोरोफिल, ठीक है, पूरा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे स्ट्रोमा, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ना, ये स्ट्रोमा। थैलोक्वाइट, ये जो संरचना सिक्के लाइक दिख रहा है ना, ये थैलोक्वाइट है।
अगर इसी संरचना को ऐसे जो एक अरेंजमेंट में रखा गया है, इसी का नाम ग्रेनम पढ़ा गया है, ग्रेना। ठीक है, ये जो ज्वाइंट है एक दूसरे से, उसे लेमिला बोला गया है। ठीक है, लेमिला, लेमिला हिंदी में बोला जाता है। एक इनर मेम्ब्रेन काटने के बाद एक बाहर का मेम्ब्रेन है, एक अंदर का, तो एक आंतरिक एक बाहरी झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन इसमें पाए जाते हैं और ये संरचना किसका है? हरित लवक, प्लास्टिड का संरचना है। ठीक है, अब इसमें जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है तो उस समय खाना बनाने में कौन हेल्प करता है? ग्रेना। इसलिए इसे लाइट रिएक्शन भी कहा जाता है। कौन सा रिएक्शन? लाइट रिएक्शन, प्रकाश अभिक्रिया, मतलब प्रकाश के उपस्थिति में होता है, इसलिए इसका नाम प्रकाशीय अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? आई होप कि आपको क्लियर होगा। ठीक, अब दूसरा जो मैकेनिज्म था वो एक साइंटिस्ट थे ब्लैकमैन। कौन थे? ब्लैकमैन। और ब्लैकमैन ने अपनी एक थ्योरी दी थी, कैल्विन। ब्लैकमैन को कैल्विन रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, कैल्विन। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या थ्योरी दिया था कि एक्चुअल में दिन ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिन के समय में ही कुछ प्लांट अंधेरे में रखे जाते हैं या कुछ प्लांट समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं, तो क्या वहाँ तक सूर्य की रोशनी पहुँच पा रही होगी? तो आप बोलोगे नहीं। तो ऐसे कंडीशन में उनका जो भोजन बनाते हैं, ऐसे कंडीशन में उनका जो भोजन बनता है वो कौन बनाता है, कौन हेल्प करता है? तो आप बोलोगे स्ट्रोमा। कौन हेल्प करता है? स्ट्रोमा। तो इसमें पहला क्या लिखोगे? सूर्य का प्रकाश क्या होता है? अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। और इस कंडीशन में जो हेल्प करने वाला रहता है, सहायता जो करता है, वो कौन करता है? तो बोलोगे स्ट्रोमा। क्या नाम दोगे? स्ट्रोमा। ये हेल्प करता है खाना बनाने में। आई होप कि आपको पौधों में पोषण की प्रक्रिया समझ में आई होगी। अगर आपको अभी भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि सर यहाँ पर दिक्कत है, आगे क्लास उस पर डाउट क्लास ले लेंगे। ठीक है, मतलब आपको अगर कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मानव में पोषण की प्रक्रिया कैसी होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।